हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिए थे 50 MCQs जीएसटी के, और इस वीडियो में हम लोग आगे आने वाले 50 क्वेश्चंस यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आगे आने वाले कौन से टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं वो अब हम लोग को यहाँ देखना है कि कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू होने वाले हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, अपॉर्शनमेंट, ब्लॉक्ड क्रेडिट, वेरियस डॉक्यूमेंट्स अंडर जीएसटी, ठीक है, उससे रिलेटेड। ठीक है, HSN कोड, SAC कोड, ई-वे बिल, वाउचर, रिसीप्ट, बिल फॉर सप्लाई, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वगैरह वगैरह, इन सभी से रिलेटेड आगे आने वाले 25 MCQs होंगे, जिससे कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट फॉर द टैक्स पेड ऑन इनपुट्स। जो भी आपने टैक्स पे किया है अपने इनपुट पर, उस पर आपको कुछ क्रेडिट मिलेगा और उस क्रेडिट को आप यूज कर सकते हो जब आप अपने आउटपुट पर टैक्स पे कर रहे हो। ठीक है, यही होता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इसका एक छोटा सा डेफिनेशन भी मिल गया आपको। क्या? इट रेफर्स टू द क्रेडिट। ये एक क्रेडिट होता है जो कि हम लोग पे करते हैं, मतलब हम लोगों को मिलता है जब हम लोग पे करते हैं इनपुट्स के लिए टैक्स। ठीक है, और इन्हीं क्रेडिट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं जब हम लोग पेमेंट करते हैं अपने आउटपुट के टैक्स को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का हो जाएगा सी। 52, हु कैन क्लेम आईटीसी अंडर जीएसटी? कौन है जो कि क्लेम कर सकता है आईटीसी को जीएसटी के अंडर? आईटीसी बोले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जितने लोग भी रजिस्टर्ड डीलर्स हैं जीएसटी में, सिर्फ और सिर्फ वही क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और कोई नहीं क्लेम कर सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन फॉर अवेलिंग आईटीसी? 53 क्वेश्चन। अगर आपको आईटीसी अवेल करना है तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा? तो यहां पर एक दिया हुआ है, द सप्लायर हैज डिपॉजिटेड द टैक्स टू द गवर्नमेंट। सप्लायर ने अपना टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया है, तभी वो अवेल कर सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट को, अदरवाइज नहीं। मान लीजिए आप टैक्स इवेड करते हो, उसके बाद अगर आपको आईटीसी चाहिए होता है तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टैक्स की चोरी करके आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिले तो फिर आपको टैक्स पे करना होगा प्रॉपर टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को। 53 का बी। 54, आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ओनली इफ द रेसिपिएंट हैज। आईटीसी आप तभी क्लेम कर सकते हो जब रेसिपिएंट के पास गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो गई हो। ठीक है, व्हेन द रेसिपिएंट has received the goods or services. तो ITC can be claimed only if the recipient has received the goods or services. ठीक है, तो 54 का A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, which of the following items is not eligible for ITC? इन सभी में से कौन से ऐसी आइटम है जो कि एलिजिबल नहीं है? ठीक है, तो कोई भी गुड्स अगर चोरी हो गया है, खो गया है या फिर डिस्ट्रॉय हो गया है तो फिर वो एलिजिबल नहीं होगा आपके ITC में। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज एन अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी? अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी का मतलब क्या होता है? यह होता है आपका डिवाइडिंग द आईटीसी बिटवीन एग्जम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाईज। जब हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट को टैक्सेबल सप्लाईज और एग्जम्प्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी। ठीक है, आईटीसी। तो आपका 56 का हो जाएगा बी। 57, क्वेश्चन नंबर 57, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स आर। ब्लॉक्ड क्रेडिट्स क्या होते हैं? जब हम लोग क्रेडिट्स को नहीं यूज कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को, तो उसको हम लोग ब्लॉक्ड क्रेडिट्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रेडिट्स दैट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज आईटीसी विल बी कॉल्ड एज ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। 57 का बी। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक्ड क्रेडिट अंडर जीएसटी? कौन सा, ये जितने भी आपके पास ऑप्शन दिए हैं इन सब में से ब्लॉक्ड क्रेडिट जीएसटी के अंडर में किसको कंसीडर हम लोग कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो भी आप पर्सनल यूज आइटम है आपके आईटीसी ऑन पर्सनल यूज आइटम्स, ये आपके ब्लॉक्ड क्रेडिट में इंक्लूड जाएंगे। ठीक है, 58 का सी। 59, विच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर क्लेमिंग आईटीसी? कौन सा ऐसा आइटम है जो यहां पर ये आपके 4 दिए हुए हैं इन सभी में से, जिसमें मतलब जो आपके लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जब आपको आईटीसी क्लेम करना होगा?
ठीक है, तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा टैक्स इनवॉइस। मतलब टैक्स इनवॉइस आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो तो। क्वेश्चन नंबर 60, ए टैक्स इनवॉइस मस्ट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स? सप्लायर्स पैन, GSTIN, ड्राइवर्स लाइसेंस नंबर, बर्थ सर्टिफिकेट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके लिए सप्लायर्स GSTIN। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। 60 का बी, ए बिल ऑफ सप्लाई इज यूज्ड व्हेन ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइज एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सप्लाई का बिल कब यूज होता है? जब एक रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करता है एग्जम्प्ट गुड्स और सर्विसेज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, ए डेबिट नोट इज इशूड। डेबिट नोट को हम लोग कब इशू करते हैं? जब भी एक इंक्रीज होता है गुड्स के वैल्यू में। when there is an increase in the value of goods then debit note will be issued। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 का हो जाएगा सी। डेबिट नोट कब इशू किया जाता है? जब हमारे गुड्स की वैल्यू में इंक्रीज होता है। ए क्रेडिट नोट इज इशूड व्हेन, अब उसका जस्ट अपोजिट, जब हमारे गुड्स की वैल्यू में डिक्रीज होता है तब हम लोग क्रेडिट नोट यूज करते हैं। 63 का बी, व्हेन इज अ पेमेंट वाउचर इशूड। पेमेंट वाउचर को हम लोग कब इशू करते हैं? पेमेंट वाउचर हम लोग तब इशू करते हैं जब हम लोग एक एडवांस पेमेंट करते हैं सप्लायर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेमेंट वाउचर हम लोग तभी यूज करते हैं या फिर इशू करते हैं जब हम लोग एडवांस पेमेंट करते हैं सप्लायर को। क्वेश्चन नंबर 65, अ रिसीट वाउचर इज इशूड। रिसीट वाउचर कब इशू किया जाता है? फॉर रिसीविंग द एडवांस पेमेंट फ्रॉम अ कस्टमर। अगर आपको कस्टमर से एडवांस पेमेंट रिसीव करना है तो आप रिसीट वाउचर को इशू करेंगे। ध्यान रखिएगा इसको। व्हाट इज एन ई वे बिल? ई वे बिल क्या होता है? देखिए, ई वे बिल एक डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जब 50,000 या मोर देन 50,000 के गुड्स का मूवमेंट होता है तब इसको इशू किया जाता है। ठीक है, ई वे बिल इज ए डॉक्यूमेंट जनरेटेड फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स वर्थ मोर देन ₹50,000। 66 का बी। HSN कोड, इसका क्या हो जाएगा आंसर? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म HSN कोड का, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी कि 67 का हो जाएगा ए। HSN कोड इज यूज्ड फॉर, इसको कब यूज किया जाता है? किसके लिए यूज किया जाता है? जब हम लोग को गुड्स को क्लासिफाई करना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, HSN कोड को हम लोग किस लिए यूज करते हैं? गुड्स को क्लासिफाई करने के लिए। SAC का फुल फॉर्म क्या है? SAC स्टैंड्स फॉर सर्विस अकाउंटिंग कोड। ठीक, 69 का ए। SAC कोड को हम लोग यूज क्यों करते हैं? SAC कोड को हम लोग यूज करते हैं जब हम लोगों को क्लासिफाई करना होता है सर्विसेज। ठीक है, HSN हम लोग क्लासिफाई करते हैं गुड्स के लिए और SAC कोड को हम लोग यूज करते हैं टू क्लासिफाई सर्विसेज। 71, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ITC ऑन एन इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर? मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है ITC को अवेल करने के लिए किसी भी इनवॉइस या फिर डेबिट नोट पर? तो वो हो जाएगा आपका 30 सितंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। 30 सितंबर से पहले अगर आप अवेल कर लेते हो ITC तब तो ठीक है, उसके बाद आप अवेल नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस वो ईयर आपका एंड ना हो जाए, यानी कि 31 मार्च ना आ जाए। ठीक है, 71 का ए। ITC कैन बी अवेल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ITC इन सभी में से किस पर अवेल किया जा सकता है? तो हम लोगों को पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका नाम पता है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट से हमको यही रिलेटेबल दिख रहा है, रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। जो भी रॉ मटेरियल्स आप यूज करते हो, ठीक है, कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान, वो आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा ITC, उसमें से आप ITC को अवेल कर सकते हो। 72 का डी। 73, विच फॉर्म इज इशूड फॉर फाइलिंग GST ITC 04?
कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा अगर आपको फाइल करना है GST ITC 04? फॉर फाइलिंग डिटेल्स ऑफ गुड्स सेंट टू जॉब वर्क एंड रिसीव्ड बैक। ठीक है, ये जो आपका GST ITC 4 है उसको आप यूज करेंगे फॉर फाइलिंग डिटेल्स ऑफ गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर एंड रिसीव्ड बैक। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, विच डॉक्यूमेंट इज यूज्ड टू रिपोर्ट गुड्स और सर्विसेज रिटर्न? कौन से डॉक्यूमेंट का आप यूज करोगे इन ऑर्डर टू रिपोर्ट द गुड्स और सर्विसेज रिटर्न्ड? तो यहां पर यूज होगा आपका क्रेडिट नोट। ध्यान रखिएगा, 74 का बी, यानी कि क्रेडिट नोट का यूज किया जाता है जब भी गुड्स और सर्विसेज जो रिटर्न आते हैं उनको रिपोर्ट करना होता है। 74 का बी। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल? आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी अगर आपको ई-वे बिल को जनरेट करना होगा? ठीक है, तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, आपको इनवॉइस की भी जरूरत पड़ेगी, बिल ऑफ सप्लाई की भी जरूरत पड़ेगी और डिलीवरी चालान की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको ई-वे बिल को जनरेट करना है तो 75 का ए। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने और सॉल्व कर लिए हैं, मतलब टोटल 75 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे के आने वाले 25 क्वेश्चंस जो हमारे 100 सीरीज को, मतलब 100 क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट कर देंगे, उससे रिलेटेड टॉपिक क्या होंगे? असेसमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ GST, यानी कि टाइप्स ऑफ GST रिटर्न्स, टाइप्स ऑफ असेसमेंट एंड असेसमेंट प्रोसीजर्स, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ GST काउंसिल, टैक्स अथॉरिटीज, देयर पावर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, TCS एंड रिफंड ऑफ टैक्स। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आगे के आने वाले 25 MCQs हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। Which of the following returns is filed monthly by a regular taxpayer? कौन सा ऐसा रिटर्न है जो कि हर मंथ रेगुलर टैक्स पेयर फाइल करता है अंडर GST? तो इसका सही आंसर हो जाएगा GSTR 3B, GST रिटर्न 3B। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये हर एक पर्सन, मतलब जो टैक्स पेयर होता है वो हर मंथ पे करता है, मतलब ये फाइल करता है। ठीक है, तो 76 का हो जाएगा C। 77, व्हाट इज द पर्पस ऑफ GSTR1? हमको लग रहा है कि ये शायद रिपीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, GSTR1 को हम लोग कब यूज करते हैं? ये जब हम लोग मंथली रिटर्न या फिर आउटवर्ड सप्लाईज के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मंथली रिटर्न या फिर आउटवर्ड सप्लाईज के लिए हम लोग GSTR1 को यूज करते हैं। ठीक है, उसका पर्पस मेन मंथली रिटर्न या फिर आउटवर्ड सप्लाईज के लिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ए। विच रिटर्न इज फाइल्ड बाय कंपोजिशन स्कीम्स टैक्स पेयर्स क्वार्टरली? कौन सा रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम के लिए? कंपोजिशन स्कीम में जब अगर आपको टैक्स पे करना है क्वार्टरली। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा GSTR 4। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा, आपको GSTR 4 को फाइल करना पड़ेगा अगर आप टैक्स पे करते हो क्वार्टरली कंपोजिशन स्कीम्स के अंडर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज GSTR 9? GSTR 9 क्या है? जी हाँ, GSTR 9 आपका एनुअल रिटर्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, पहले वाला नहीं हुआ था, ये हुआ है। ठीक, which type of assessment is conducted when the registered person fails to file the return? ऐसा कौन सा असेसमेंट है जिसको कंडक्ट किया जाता है जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न फाइल करना भूल जाता है? इसमें किया जाता है ऐसे टाइम पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ठीक है, अगर कोई ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि फाइल रिटर्न करना भूल जाता है या फेल कर जाता है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा असेसमेंट करते हैं? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 का डी। क्वेश्चन नंबर 81, विच असेसमेंट इज कंडक्टेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर? ऐसा कौन सा असेसमेंट है जो कि कंडक्ट किया जाता है टैक्स पेयर के रिक्वेस्ट पर? ठीक है, तो वो होता है आपका बी, यानी कि प्रोविजनल असेसमेंट। ठीक, ध्यान रखिएगा, जब भी असेसमेंट किया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर, तो फिर वो हो जाएगा आपका प्रोविजनल असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 82, हु कैन ऑर्डर अ समरी असेसमेंट? कौन ऑर्डर कर सकता है एक समरी असेसमेंट को? वो है आपका प्रॉपर ऑफिसर। मान लीजिए आपने टैक्स पे किया है और आपसे समरी, मतलब जो आपका असेसमेंट आपने प्रोवाइड किया उसका कुछ समरी कौन मांग सकता है?
आपका प्रॉपर ऑफिसर जो होता है वही आपसे डिमांड कर सकता है कि लाओ हमको समरी प्रोवाइड करो जो भी आपने असेसमेंट प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो प्रॉपर ऑफिसर विल बी द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी फॉर द क्वेश्चन नंबर 82। 83, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल का मेन रोल क्या है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका जो मेन रोल है, टू रिकमेंड द चेंजेस इन जीएसटी लॉज एंड रेट्स। जीएसटी लॉज और जीएसटी रेट्स में जो भी चेंजेस करने होंगे वो इसको रिकमेंड करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 83 का सी। जीएसटी काउंसिल का प्राइमरी रोल क्या है? टू रिकमेंड द चेंजेस इन जीएसटी लॉज एंड रेट्स। 84, हु चेयर्स द जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन नॉर्मली कौन बनता है, यही मतलब होगा इसका, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो भी फाइनेंस मिनिस्टर उस समय रहेगा वही आपका जीएसटी काउंसिल को चेयर करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 84 का क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, हाउ ऑफन डज द जीएसटी काउंसिल मीट? तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका क्वार्टरली, ठीक है। ध्यान रखिएगा जीएसटी काउंसिल का जो मीट है वो कब कब होता है? वो क्वार्टरली होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। 85 का बी। 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर ऑफ जीएसटी टैक्स अथॉरिटीज? इन सभी में से जीएसटी टैक्स अथॉरिटीज की कौन सी पावर्स है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंडक्टिंग ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। लेविंग न्यू टैक्सेस नहीं होगा, प्रिंटिंग करेंसी ये भी बिल्कुल नहीं, एनफोर्सिंग क्रिमिनल लॉ ये भी नहीं होगा। तो कंडक्टिंग ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शंस विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 86, यानी कि ये बता रहा है क्या? ये एक पावर है किसकी? जीएसटी टैक्स अथॉरिटी की, ठीक है, टू कंडक्ट ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट कैन द टैक्स अथॉरिटीज डू इफ दे फाइंड डिस्क्रिपेंसीज ड्यूरिंग एन ऑडिट? टैक्स अथॉरिटीज क्या करेंगे अगर ऑडिट के दौरान कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज पाई गई, ठीक है। तो उस टाइम पर टैक्स अथॉरिटीज क्या करेंगे? पेनाल्टीज इंपोज करेंगे और डिमांड करेंगे पेमेंट का, किस चीज पर? जो भी टैक्सेस ड्यू होंगे, ठीक है। तो 87 का ए। क्वेश्चन नंबर 88, अंडर जीएसटी हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स? टीडीएस को डिडक्ट करने का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज को डिडक्ट करना होता है क्या? टीडीएस, ध्यान रखिएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस अंडर जीएसटी? तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या? 1%। ध्यान रखिएगा टीडीएस का जो रेट होता है जीएसटी के अंडर में वो होता है 1% का। हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर जीएसटी, ठीक है। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को क्या करना होता है? टीसीएस को कलेक्ट करना होता है, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द टैक्सेस एट सोर्स अंडर जीएसटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 का बी। 91, व्हाट इज द रेट ऑफ टीसीएस अंडर जीएसटी? टीसीएस और टीडीएस दोनों का रेट आपका सेम है, यानी कि 1%। ध्यान रखिएगा जीएसटी में, ठीक है, जीएसटी में टीसीएस और टीडीएस, ठीक है, इन दोनों का 1% रहता है, ठीक है, रेट। क्वेश्चन नंबर 92, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन अ टैक्स पेयर क्लेम अ रिफंड ऑफ जीएसटी? कौन से ऐसे सिचुएशन में, जो 4 सिचुएशन नीचे दी हुई है या फिर 3 सिचुएशन दी हुई है, उसमें से किसमें क्लेम किया जा सकता है रिफंड के लिए, ठीक है, अंडर जीएसटी? पहला क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इनवर्ट सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, आईटीसी एक्यूमुलेशन ड्यू टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इन तीनों केसेस में आप क्या कर सकते हो? आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, ठीक है, बीइंग ए टैक्स पेयर। 92 का डी। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग अ रिफंड अंडर जीएसटी? मतलब अगर आपको रिफंड क्लेम करना है तो उसकी कुछ टाइम लिमिट भी तो होगी, तो वो टाइम लिमिट क्या है? तो इसका टाइम लिमिट है क्या? 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट, ठीक है। जो भी रेलेवेंट डेट होगा उससे 2 साल के अंदर अंदर में आप क्लेम कर सकते हो रिफंड के लिए, उसके बाद आपको कोई रिफंड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, विच फॉर्म इज यूज फॉर क्लेमिंग अ रिफंड ऑफ जीएसटी? अगर आपको रिफंड क्लेम करना है, ठीक है, तो आपको कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा?
तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका RFD01, ठीक है, RFD01। ये फॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्लेम अ रिफंड फॉर GST। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ GST असेसमेंट? इन सभी में से कौन सा GST असेसमेंट का एक टाइप नहीं है? सेल्फ असेसमेंट होता है, प्रोविजनल असेसमेंट होता है, प्रोटेक्टिव असेसमेंट नहीं, ऐसा कोई असेसमेंट नहीं होता। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। तो इसका मतलब हम लोग को ऑड वन आउट करना था, यानी कि आपका सही आंसर ये होगा, ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि सी कोई नहीं होता, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता प्रोटेक्टिव असेसमेंट। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग GSTR 3B? GSTR 3B को अगर आप फाइल करना चाहते हो तो उसके लिए ड्यू डेट क्या है? तो इसकी ड्यू डेट है 28th ऑफ नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ का जो 20 होगा वो आपकी ड्यू डेट रहेगी फाइल करने के लिए GSTR 3B को, ठीक है। 96 का सी। 97, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स इज एन एनुअल रिटर्न ऑर्डर GST? विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स इज एन एनुअल रिटर्न ऑर्डर? एनुअल रिटर्न ऑर्डर कौन सा है? हम लोग पढ़ चुके हैं GSTR 9, ठीक है। 97 का सी। Which authority is responsible for GST administration at the state level? कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है GST एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट लेवल पर? तो जब स्टेट लेवल के बारे में बात हो रही है तो नॉर्मल सी बात है, स्टेट GST डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 98 का बी, GST डिपार्टमेंट, स्टेट GST डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द GST एडमिनिस्ट्रेशन एट द स्टेट लेवल। 98 का बी। 99, which of the following is a function of the GST council? इन सभी में से कौन सा फंक्शन है GST काउंसिल का? लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, जी नहीं। कंडक्टिंग ऑडिट्स, नहीं। एडजुडिकेटिंग डिस्प्यूट्स, नहीं। सही आंसर क्या होगा? फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर GST इंप्लीमेंटेशन इज द फंक्शन ऑफ GST काउंसिल, ठीक है। ये क्या करता है? फॉर्मुलेट करता है पॉलिसी को। किसके बारे में बात हो रही है? GST काउंसिल के। इसका काम क्या है? फॉर्मुलेट करना पॉलिसीज को और प्रोसीजर्स बताना इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द GST, ठीक है। और हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, अंडर विच सेक्शन ऑफ द CGST एक्ट इज द पावर टू कंडक्ट एन ऑडिट गिवन? CGST एक्ट के किस सेक्शन में ये पावर प्रोवाइड की गई है कि आप ऑडिट को कंडक्ट करवा सकते हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्शन 65, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का 65 सेक्शन, ठीक है। तो गाइज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली। हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, MCQs, दोनों वीडियोस को मिला करके। आई होप कि आपको सभी कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर कोई भी ऐसा कंसेप्ट है जो आपको लग रहा है कि आपको अभी नहीं समझ में आया है, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप सभी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से सारे के सारे MCQs को सॉल्व कर लीजिए और अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।